स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा रिंग के बारे में, क्या होती है वलय। लास्ट क्लास में अपन ने इस पर डिस्कस किया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम वलय के बारे में। एक स्ट्रक्चर, एक बीजीय पद्धति, एक ऐसी बीजीय पद्धति अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक अरिक्त समुच्चय और दो द्विचर संक्रियाएं हैं हमारे पास, प्लस और डॉट। साधारण गुणा और साधारण योग, ये दोनों दो द्विचर संक्रियाएं हैं किसी भी समुच्चय R पर, तब ये स्ट्रक्चर वलय कहलाएगी अगर ये स्ट्रक्चर 6 नियमों को संतुष्ट करेगी। और वो नियम हमने देखे थे, कौन कौन से हैं वो नियम। पहली संक्रिया के साथ यानी R प्लस होना चाहिए आपका आबेली ग्रुप, R+ होना चाहिए आबेली ग्रुप। और आबेली ग्रुप होते ही 4 नियम हमारे संतुष्ट हो गए। फिर 5वां नियम जो था वो दूसरे ऑपरेशन के लिए था, और दूसरा ऑपरेशन गुणा है यानी गुणन संक्रिया सहचारी होनी चाहिए, ये 5वां नियम। और जो छठा नियम था आपका वो नियम था 6th, गुणा की योग पर बंटनशीलता। गुणा की योग पर बंटनशीलता। अगर ये स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर जो इस तरीके की हो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर इन 6 नियमों को संतुष्ट करती है तो हम उस स्ट्रक्चर को रिंग कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि कोई भी अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन नियमों को संतुष्ट करती है तो हम उस स्ट्रक्चर को वलय कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम आज वलय के प्रकार कि कौन कौन से प्रकार की वलय होती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी तत्समकी वलय, या पहले क्रम विनिमय वलय पढ़ लेते हैं, फिर तत्समकी पढ़ेंगे। क्रम विनिमय वलय। अब देखिए यहाँ भी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम से अर्थ को समझना है। वलय कैसी होनी चाहिए? वलय क्रम विनिमय के नियम को संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए। वह वलय जो क्रम विनिमय के नियम को संतुष्ट करती हो उसे हम क्रम विनिमय वलय कहते हैं। अब जरा देखिए कि वलय क्रम विनिमय का नियम संतुष्ट करे, और क्रम विनिमय का नियम हमें सबको पता है कि क्या होता है। अब वलय क्रम विनिमय के नियम को संतुष्ट कर रही है, यानी पहले तो वलय है 6 नियम तो पहले ही संतुष्ट है, और एक नियम और हो गया क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय का नियम कौन सी संक्रिया संतुष्ट करनी चाहिए? यहाँ 2 ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है प्लस और डॉट। कौन सा ऑपरेशन क्रम विनिमय होना चाहिए? जल्दी से बताइए, क्रम विनिमय वलय होने के लिए कौन सा ऑपरेशन क्रम विनिमय होना चाहिए? बताइए। प्लस संक्रिया क्रम विनिमय हो या गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो? जिन भी बच्चों ने प्लस आंसर दिया है उन सबका आंसर गलत है। प्लस संक्रिया क्रम विनिमय तो वलय में ही है। जब आपने पहले वलय बोला, बाद में क्रम विनिमय वलय बन रही है। क्रम विनिमय वलय, देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, वलय लिखा हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, क्रम विनिमय, यानी वह वलय जो क्रम विनिमय का नियम पूरा करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आपने पहले ही वलय बोल दिया तो प्लस के लिए क्रम विनिमय तो वो ऑलरेडी हो चुकी R4 से। R4 चौथा नियम जो हमने लिखा वो योग संक्रिया क्रम विनिमय है। तो योग संक्रिया तो पहले ही क्रम विनिमय है, क्योंकि हम वलय तो उसको पहले ही बना चुके हैं। अब तो हम वलय से आगे की बात कर रहे हैं, और आगे का मतलब 6 नियम ऑलरेडी संतुष्ट है, अब 6+ की बात कर रहे हैं। तो अब 6+ की बात कर रहे हैं, और 6 के बाद 6 के बाद 7वां नियम कौन सा आ गया? वापस क्रम विनिमय का आ गया। तो 7वां नियम अगर वापस क्रम विनिमय का आ गया तो जिनका आंसर योग संक्रिया था वो आप मुझे ये बताइए, जब वलय ही हम पहले प्रूफ कर चुके तो क्या हम दोबारा ही क्रम विनिमय का नियम पूरा करेंगे? जी नहीं। जैसे आपने उपग्रुप बोला तो आप ग्रुप तो पहले ही प्रूफ कर चुके हो। उपग्रुप बोला तो ग्रुप तो वो पहले ही है,
आगे ये उप की कंडीशन क्या थी, ग्रुप होने के बाद कंडीशन थी ए बी इनवर्स की। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी चीजों को क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देकर ये देखना है कि वास्तविकता में क्या कहा जा रहा है। हर टॉपिक का जो नाम हम देते हैं वो उसके अंदर उसका पूरा सारांश छुपा हुआ होता है। अगर हम टॉपिक को अच्छे से समझ ले कि क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है, तो हमें डिटेल्स में बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखिए, क्रम विनिमय वलय, वलय ऑलरेडी है और वलय होने के बाद वो क्रम विनिमय का नियम पूरा कर रही है। तो अब यहाँ पर दो ऑपरेशन है, दोनों में से क्रम विनिमय का नियम कौन संतुष्ट करे कि क्रम विनिमय वलय बन जाए। तो देखिए, दो में से एक तो वो पहले ही कर चुकी है, एक संक्रिया क्रम विनिमय का नियम पहले ही संतुष्ट कर चुकी है, और जो नियम पहले हो गया उसी को हम दोबारा नहीं करते हैं। तो फिर बची कौन सी, एक ही संक्रिया बची, गुणन, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होनी चाहिए, तब हम वलय को कहते हैं तत्समक क्रम विनिमय वलय। ए बी बिलोंग्स टू आर। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए अगर ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, यानी गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होती है, तब हम वलय को कहते हैं क्रम विनिमय वलय। तो अगर आपके पास किसी एग्जाम्पल में प्रूफ करने के लिए दिया जाए कि सिद्ध कीजिए वलय क्रम विनिमय वलय है, तो आपको यहाँ वलय के साथ सातवां नियम क्रम विनिमय का गुणन संक्रिया के लिए दिखाना होगा, योग के लिए नहीं। क्योंकि जब आप वलय बोल रहे हैं, वलय प्रूफ कर रहे हैं, तो योग संक्रिया पहले ही क्रम विनिमय हो चुकी है। क्लियर है, स्पष्ट है? बोलिए, आया समझ में आपको? इसके नाम से इसका अर्थ समझ में आ गया। प्रकार के अंतर्गत हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमय वलय। ये इसके टाइप्स हैं, और टाइप के अंदर पहला टाइप हमने पढ़ा क्रम विनिमय वलय। तो देखिए, वलय ऑलरेडी है, और आगे अब हम वलय के बाद कुछ और नियम उसमें ऐड कर कर उसके प्रकार के अंतर्गत उन्हें रखेंगे। कैटेगरी उसकी जो हमने बनाई है वो वलय की है, तो 6 नियम तो इसकी डेफिनेशन के बेसिक नियम हैं। उसके बाद अगर और कोई नियम हम फॉलो करते हैं तो वो उसके विशेष प्रकारों के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, बताइए, क्लियर है? क्रम विनिमय वलय कौन सा नियम संतुष्ट करेगी क्रम विनिमय में, कौन सी संक्रिया संतुष्ट करेगी, ये हमें समझ में आना चाहिए। बताइए जल्दी से, आगे बढ़े सेकंड टाइप पर। क्रम विनिमय वलय का अर्थ है कि वलय गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होनी चाहिए। ठीक है, योग के लिए नहीं, क्योंकि परिभाषा में योग संक्रिया पहले ही क्रम विनिमय हो चुकी है। अगर योग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती, अब सिद्ध करना होता, तो वो पहले नहीं होती, तो वलय ही नहीं होती। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि R प्लस आवेली होना चाहिए, तो चौथा नियम हमारे पास क्रम विनिमय का ही है। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पर ये देखिए, आपने प्लस के लिए तो ग्रुप के सारे नियम संतुष्ट कर रखे हैं, क्रम विनिमय का भी, तत्समक का भी, प्रतिलोम का भी, सहचारिता का। प्लस के लिए आवेली ग्रुप अगर बोला है, तो वलय की परिभाषा के अनुसार हम योग संक्रिया के लिए सारे नियम संतुष्ट कर चुके हैं। कौन कौन से? सहचारिता का कर चुके हैं, प्रतिलोम का कर चुके हैं, तत्समक का कर चुके हैं, और क्रम विनिमय का कर चुके हैं। क्लियर है ना? अब बची कौन सी संक्रिया? गुणन। तो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप के कौन कौन से नियम हमने संतुष्ट करे हैं परिभाषा में? सिर्फ एक नियम संतुष्ट करा है। गुणन संक्रिया के लिए हमने परिभाषा में केवल एक नियम संतुष्ट करा है, सहचारिता का नियम। तो अभी गुणन संक्रिया के लिए तत्समक बच रहा है, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम बच रहा है, गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय बच रहा है। ठीक है, तो आगे जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो हम सारे ऑपरेशन गुणन संक्रिया के साथ ही देखेंगे, क्योंकि योग के साथ सब कुछ पहले ही परिभाषा में संतुष्ट कर चुके हैं। सेकेंड टाइप देखिए, वलय का दूसरा प्रकार है तत्समकी वलय। अब फिर से बात आती है नाम से ही, तत्समकी वलय। वलय तत्समक के नियम को संतुष्ट करनी चाहिए।
अब वलय तत्समक के नियम को संतुष्ट करनी चाहिए तो तत्समक कौन सी संक्रिया का होना चाहिए, बताइए। वलय अगर तत्समक की वलय है यानी तत्समक के नियम को पूरा करने वाली है तो तत्समक अवयव कौन सी संक्रिया की बात की जा रही है, किसका तत्समक विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ दो ऑपरेशन है जिसमें से एक ऑपरेशन का तत्समक पहले ही विद्यमान है। क्यों है पहले ही विद्यमान, क्योंकि आप वलय प्रूफ कर चुके हैं। अब तो वलय के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो पहले योग संक्रिया का तत्समक आपको परिभाषा में ही मिल चुका है, सिर्फ दूसरा ऑपरेशन बचा गुणन। तो गुणन संक्रिया का तत्समक भी अगर वलय में विद्यमान है, गुणन संक्रिया का तत्समक भी अगर समुच्चय R में विद्यमान है तो हम उस वलय को तत्समकी वलय या इकाई वलय कहते हैं। और किस नाम से हम इसे जानते हैं, इकाई वलय। इकाई अवयव अगर वलय में विद्यमान है, वलय के अंदर अगर इकाई अवयव विद्यमान है तो हम उसे इकाई वलय या तत्समकी वलय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A.1 बराबर A इज इक्वल टू 1.A फॉर ईच A बिलोंग्स टू R। समुच्चय R के प्रत्येक अवयव के लिए अगर ये परिभाषा पूरी होती है तो ये तत्समक की परिभाषा है। और कौन सी संक्रिया के लिए है, गुणन संक्रिया के लिए, ठीक है। तब वन अगर R के अंदर है, वन अगर R के अंदर है तब हम यहाँ पर लिखेंगे R को तत्समकी वलय। 1 R के अंदर होना चाहिए। तत्समक का नियम तभी पूरा कहलाता है। देखिए, एक तो तत्समक अवयव क्या है और दूसरी बात वो तत्समक अवयव समुच्चय में है या नहीं है। तत्समक तो आपको हर संक्रिया का, लगभग हर संक्रिया का तत्समक अवयव मिल जाएगा, लेकिन वो एलिमेंट समुच्चय में जब तक नहीं होगा तब तक तत्समक का नियम पूरा नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। जैसे मैं योग के तत्समक की बात करूं, मेरे पास ये एक समुच्चय है और ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर योग संक्रिया है, एंड एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और प्लस उसके ऊपर संक्रिया है। तब अगर मैं आपसे योग के तत्समक की बात करूं तो हम तत्समक तो आराम से निकाल सकते हैं, ई मानकर भी निकाल सकते हैं। हम तत्समक ई मानकर निकाल सकते हैं। तो योग संक्रिया का तत्समक तो है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तत्समक का नियम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये तत्समक जब तक समुच्चय में नहीं आएगा तब तक तत्समक का नियम संतुष्ट नहीं कहलाएगा। तो ये बात स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई जब हमने ग्रुप पढ़ा, और अभी भी वापस से कह रही हूँ कि तत्समक होना और तत्समक के नियम का संतुष्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक को वन से संक्रिया कराने पर वलय के प्रत्येक अवयव को वन से संक्रिया कराने पर वही अवयव वापस मिलेगा, क्योंकि हम साधारण गुणा कर रहे हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होगा कि वलय तत्समकी वलय कहलाएगी। वलय तत्समकी तब कहलाएगी जब वो तत्समक अवयव वलय के अंदर ही होगा, यानी कि वन आपका R के अंदर होना चाहिए। यदि इकाई अवयव समुच्चय में है तो ही वो समुच्चय तत्समक के नियम को पूरा करता है और वलय बन जाती है तत्समकी वलय। क्लियर है ये दोनों प्रकार? आगे समझ में बताइए, आगे बढ़े, जवाब दीजिए। दोनों प्रकार आगे समझ में। पहला क्रम विनिमय का नियम, दूसरा तत्समक का नियम, और दोनों ही नियम गुणन संक्रिया के लिए होंगे, प्लस के लिए नहीं होंगे। और गुणा के लिए क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों नियम प्लस के लिए पहले ही पूरे हो चुके हैं। तो अब हम प्रकार की जब बात कर रहे हैं तो 6+1 एक एक नियम हमने बढ़ा दिया, और तत्समक का बढ़ाया तो तत्समकी वलय बन गई, क्रम विनिमय का बढ़ाया तो क्रम विनिमय वलय बन गई। और दोनों ही नियम पर आपको गुणन संक्रिया देखनी है, गुणन संक्रिया के लिए देखते हैं। A.B बराबर B.A सेम एज A.1 बराबर A। तो ये दोनों नियम दो प्रकार परिभाषित करेंगे, क्रम विनिमय वलय और तत्समकी वलय। क्लियर यहाँ तक? प्रकार दो प्रकार आगे समझ में।
तीसरा इंपॉर्टेंट प्रकार है इसका, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रकार है शून्य भाजक सहित वलय। शून्य भाजक सहित, और चौथा है शून्य भाजक रहित। दोनों ही एक साथ पढ़ेंगे। चौथा है आपका शून्य भाजक रहित, चौथा प्रकार शून्य भाजक रहित, और तीसरा प्रकार शून्य भाजक सहित। अब ये रहित और सहित क्या है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एक ही परिभाषा से दोनों समझने हैं। शून्य भाजक सहित वलय और शून्य भाजक रहित वलय कौन सी होती है? जिस वलय के अंदर शून्य के भाजक हो, यानी शून्य भाजक सहित, और जिस वलय में शून्य के भाजक नहीं हो, यानी रहित। ये नाम से समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि किसे हम शून्य भाजक सहित और किसे शून्य भाजक रहित कहते हैं। तो देखिए, ऐसी वलय जिसके अंदर दो अवयव ए और बी कैसे हो, दो अवयव ए और बी कैसे हो, बताइए कैसे अवयव है ए और बी? ए और बी कैसे अवयव हैं? आर के अशून्य अवयव। नॉट इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब क्या है? ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, पॉजिटिव की बात नहीं है, पॉजिटिव की बात नहीं है हेमंत, नेगेटिव भी हो सकते हैं, नॉन जीरो है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ए पॉजिटिव है नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ए शून्य नहीं है। शून्य नहीं है तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो लिखती तो पॉजिटिव होता, लेस देन जीरो लिखती तो नेगेटिव होता, बट मैंने यहाँ ग्रेटर देन लेस देन नहीं लिखा, नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। दैट मीन्स कि ए शून्य नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट। तो ए अशून्य है, बी अशून्य है। वलय के ऐसे दो अवयव जो खुद तो जीरो नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट आपको जीरो मिलता है। दो अवयव खुद तो शून्य नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट शून्य है, तो कहलाएगी शून्य भाजक सहित। और अगर ऐसा संभव नहीं है कि दो का गुणनफल जीरो आ रहा है और दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता तो हो जाएगी शून्य भाजक रहित। अब आप एक बात देखिए, दो का गुणा जीरो हो रहा है। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें या सिंपल अलजेब्रा की बात करें, तो दो का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है, दो का गुणा अगर जीरो होता है, तो निश्चित तौर पर दोनों में से एक जीरो होता है। बोलिए, क्लियर है? ये बात सबको समझ में आती है और बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने अलजेब्रा पढ़ी है, तब से हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। दो राशियों का गुणन अगर शून्य है तो निश्चित तौर पर दोनों में से एक जीरो होती है, ठीक है। अगर ये परिभाषा यहाँ एज इट इज पूरी होती है तो कहलाती है शून्य भाजक रहित। लेकिन अगर इस परिभाषा को थोड़ा सा चेंज करके बोलें कि दो का प्रोडक्ट जीरो है लेकिन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो कहलाएगी शून्य भाजक सहित। अब बात ये आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो का गुणा तो जीरो आ रहा है लेकिन दोनों में से कोई जीरो है ही नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए भी जीरो नहीं, बी भी जीरो नहीं, लेकिन फिर भी ए डॉट बी जीरो हो जाए? बताइए, क्या ऐसा संभव है कि ए भी जीरो नहीं, बी भी जीरो नहीं, फिर भी ए डॉट बी जीरो हो जाए? नहीं है, बिल्कुल है। हम अलजेब्रा के आगे एक शब्द और लगाकर पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा आप अब तक पढ़ते आए हैं, आपने अलजेब्रा को 11th 12th के अलावा अलजेब्रा आपने मेरे अकॉर्डिंग 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत बेसिक ऑपरेशंस जहां हम अलजेब्रा का पढ़ते हैं, आपने a + b का होल स्क्वायर जब से पढ़ना शुरू करा, अलजेब्रा तब से शुरू हो गई। अलजेब्रा बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा के बाद अब हम हायर स्टडीज में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ए भी जीरो ना हो, बी भी जीरो ना हो, लेकिन फिर भी दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाए। इट इज नॉट कंपल्सरी कि प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट आपका मॉड्यूल प्रोडक्ट भी हो सकता है। गुणन मॉड्यूल संक्रिया एक ऐसी संक्रिया है, शेष की संक्रिया है, जिससे हम दो राशियों के जीरो हुए बिना भी उनके गुणनफल को जीरो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योग संक्रिया 3, ठीक है, योग गुणन संक्रिया क्रॉस 3, ठीक है, गुणा की संक्रिया है और नीचे यहाँ 3 लिखने का क्या मतलब है? क्या मतलब है नीचे 3 लिखने का? 3 लिखने का मतलब है योग गुणन मॉड्यूल शेष संक्रिया है 3 की। हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में शेष की संक्रिया, मॉड्यूल की संक्रिया, याद आया कुछ आपको? क्रॉस 3 से कुछ याद आया शेष की संक्रिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या मतलब है पहले तो इसका कि दो राशियों का गुणनफल, ठीक है, जब तक 3 से आपको भाग देना है और जब तक आपका शेष जीरो मतलब शेष 3 से कम नहीं हो जाता तब तक भाग देना है। यानी दो राशियों का गुणा 3 से कम आना चाहिए, ये शेष की संक्रिया कहती है। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए और बी के एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, और वो पॉसिबल कब होगी? जब हम 3 का भाग देकर उसका शेष लिखेंगे। तो मैंने दो राशियां ले ली, 6 इज नॉट इक्वल टू 0, 9 इज नॉट इक्वल टू 0। 6 is not equal to 0, 9 is not equal to 0, but 6 multiply 9 is equal to 0। 6 0 नहीं है, 9 0 नहीं है, लेकिन 6 और 9 का प्रोडक्ट गुणा 0 है। A is not equal to 0, B is not equal to 0, but A dot B is equal to 0। तो ये कहलाएगा शून्य भाजक सहित वलय, ठीक है। इफ इन केस ऐसा नहीं है, यानी संक्रिया मॉड्यूल की नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट किसी भी स्थिति में जीरो नहीं हो सकता जब तक कि दोनों शून्य ना हो। आई बात समझ में? पहले आप डिफरेंस बताइए, आया समझ में क्या है? उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से दोनों को और अच्छे से समझेंगे। एक वलय का एग्जाम्पल लेंगे और उस वलय को देखेंगे शून्य भाजक सहित के साथ भी, और फिर एक और एग्जाम्पल से रहित के साथ भी। रहित और सहित का मतलब आया समझ में? अगर दो राशियों के जीरो हुए बिना गुणा 0 हो जाता है तो शून्य भाजक सहित कहलाता है, और अगर ऐसा संभव नहीं है, मतलब दोनों का गुणा केवल 0 तभी आएगा जब दोनों में से एक 0 होगा। अगर A डॉट B 0 है तो A इक्वल टू 0 या B इक्वल टू 0, तो कहलाएगा शून्य भाजक रहित। दोनों को एक साथ पढ़ाने का रीजन ये था कि दोनों की डेफिनेशन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है, ठीक है। सिर्फ एक शब्द और यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दिया। क्या जोड़ा? यदि ऐसा संभव नहीं है कि A is not equal to 0, B is not equal to 0, then A dot B is equal to 0, तो शून्य भाजक रहित कहलाएगी, अन्यथा सहित कहलाएगी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं रहित और सहित दोनों का। संक्रिया आपकी यहाँ गुणा ही है, और गुणन संक्रिया का मतलब दूसरे ऑपरेशन की बात हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला जब हम टाइप की बात करेंगे तो हम सारे ही नियम सेकंड ऑपरेशन पर देखेंगे। तो सेकंड ऑपरेशन गुणा का है और गुणा से ही देखना है शून्य भाजक सहित और शून्य भाजक रहित। अब एक एग्जांपल लिया मैंने z प्लस डॉट, ठीक है, और एक एग्जांपल लिया z3 प्लस 3 डॉट 3, ठीक है। एक एग्जांपल लिया z3 प्लस 3 डॉट 3।
और एक एग्जाम्पल आपका है z कॉमा प्लस कॉमा डॉट, या थोड़ा सा बड़ा समुच्चय ले लेते हैं z6 प्लस 6 डॉट 6। ठीक है, ये भी वलय है और ये भी वलय है। ये वलय है, ये तो हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, हमने देखा था z प्लस आवेली ग्रुप होता है, गुणन संक्रिया सहचारी होती है और गुणांक की योग पर बंटनशीलता होती है। यहाँ भी z6 प्लस 6 को अगर आप देखेंगे तो वो ग्रुप को परिभाषित करता है, आवेली ग्रुप को। गुणन संक्रिया हमेशा सहचारी होती है, चाहे मॉड्यूल की हो और चाहे सिंपल हो, और गुणांक की योग पर बंटनशीलता बेसिक ऑपरेशंस वो बेसिक लॉ जो मैंने आपको बताए थे, सहचार्यता का नियम, अपना क्रम विनिमय का नियम और बंटन का नियम, ये सब पर संतुष्ट है। प्लस और डॉट पर हमेशा संतुष्ट है, चाहे वो साधारण योग हो चाहे मॉड्यूल का हो। अब ये भी वलय का एग्जाम्पल है और ये भी वलय का एग्जाम्पल है, दोनों ही वलय हैं। हम वलय के 6 नियम, ये वाले 6 नियम, वलय के ये वाले 6 नियम इन दोनों पर संतुष्ट कराकर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ Z6 क्या है? यहाँ Z6 से आपका 0 1 2 3 4 5, Z6 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? Z6 के अंदर आएंगे पूर्णांक 0 से लेकर और 5 तक, इसे हम Z6 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे S3, इससे S3 को हम क्या कहते हैं? S3 कहलाता है 3 घात वाले क्रमचों का ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर ये क्रमचय ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास 6 क्रमचय बनेंगे और प्रत्येक 6 क्रमचों की घात की अगर बात करें तो घात होगी 3। ठीक है, ऐसे ही हम Z3, Z4, Z5 ये समुच्चय जब लिखते हैं तो यहाँ Z5 का मतलब होता है 0 to 4, Z4 का मतलब होता है 0 to 3, Z3 का मतलब होता है 0 1 2। ठीक है, और हमने लिखा Z6, तो Z6 के अंदर एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4 5। ये दोनों ही वलय के एग्जाम्पल हैं। अब हम शून्य भाजक सहित और रहित की बात कर रहे हैं, तो देखिए सहित की बात कर रहे हैं तो सहित का मतलब क्या है? फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए A is not equal to 0, B is not equal to 0, then A dot B is equal to 0। और यहाँ क्या है? If A dot B is equal to 0, then A is equal to 0 और B is equal to 0। ठीक है, ये हो गई शून्य भाजक रहित की और ये हो गई सहित की। A और B का प्रोडक्ट 0 है तो A 0 होगा या B 0 होगा, और A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, फिर भी प्रोडक्ट 0। ये तो परिभाषा हो गई। अब देखिए एग्जाम्पल के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। Z प्लस डॉट में अगर देखें तो यहाँ डॉट संक्रिया यानी गुणन की संक्रिया साधारण गुणा की संक्रिया है, बिल्कुल साधारण जो हम करते आए हैं, जैसे 2 × 3, तो साधारण गुणन की संक्रिया है। तब आप क्या ऐसे दो पूर्णांक A और B बता सकते हैं जो खुद तो 0 ना हो लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 हो जाए? सोच के देखिए, क्या शून्य के अलावा ऐसे कोई भी दो पूर्णांकों के समुच्चय में विद्यमान है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, 0 नहीं हो बस, क्या ऐसे दो पूर्णांक आपको मिल सकते हैं जो 0 नहीं है लेकिन गुणनफल 0 कर दे, साधारण गुणा 0 कर दे? नहीं है, हम ऐसे कोई भी पूर्णांक नहीं बता सकते। अनंत पूर्णांकों में आपके पास एक भी ऐसा पूर्णांक नहीं मिलेगा जो बिना 0 हुए प्रोडक्ट को 0 कर दे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर दो पूर्णांकों का गुणा 0 है तो निश्चित तौर पर दोनों में से एक का 0 होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लिखेंगे ना, अगर A और B का गुणा 0 आ रहा है, दो पूर्णांकों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो निश्चित ही हम कहेंगे या तो A 0 होगा या B 0 होगा, तभी 0 है। तो ये वाली जो वलय है ये कहलाएगी शून्य भाजक रहित वलय।
कौन सी कहलाएगी? शून्य भाजक रहित, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि दोनों जीरो हुए बिना जीरो कर दे। लेकिन यहाँ चेक करें तो यहाँ चेक करें तो यहाँ भी गुणन की संक्रिया है, लेकिन ये गुणा कौन सा है? ये गुणा कौन सा है? ये गुणा है आपका मॉड्यूलो गुणा। मॉड्यूल गुणा शेष की संक्रिया वाला गुणा। क्या है मॉड्यूल की संक्रिया? 6 है, यानी कि आपका गुणन 6 से कम होना चाहिए, गुणनफल 6 से कम होना चाहिए। और आपके पास Z6 में ये एलिमेंट है, तो इन एलिमेंटों को देखिए और देखकर ऐसा बताइए कि दो एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट यानी शेष जीरो आए। शेष जीरो कब आएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। शेष जीरो तब आएगा जब 6 से पूरा पूरा भाग जाएगा। गुणन संक्रिया मॉड्यूल की संक्रिया है, और गुणन मॉड्यूल 6 का मतलब क्या है? गुणन मॉड्यूल 6 का मतलब है कि दो राशियों का गुणनफल 6 से कम रहना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का वास्तविक गुणा 6 से कम है तो वास्तविक ही आ जाएगा, और अगर 6 या 6 से ज्यादा है तो 6 का भाग देकर शेष लिखिए। ठीक है, और हमें दोनों का गुणा क्या चाहिए? हमें दोनों का गुणा क्या चाहिए? ए और बी का प्रोडक्ट क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो यानी हमारे ए और बी का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, यानी शेष 0 आना चाहिए। तो शेषफल 0 तब आएगा जब दो राशियों का गुणा 6 का मल्टीपल बनेगा, 6 का गुणा जाएगा, तभी शेष 0 आएगा। क्योंकि फिर 6 में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या 6 के मल्टीपल में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आपके पास शेष 0 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ ऐसी दो राशियां विद्यमान हैं। A2 is not equal to 0, 3 is not equal to 0, but 2 multiply 3 is equal to 0. 2 is not equal to 0, 3 is not equal to 0, but 2 multiply 3 is equal to 0. A शून्य नहीं है, B शून्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके प्रोडक्ट को शून्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ संक्रिया साधारण गुणन संक्रिया की जगह गुणन मॉड्यूल संक्रिया है। तो ये वलय कहलाएगी शून्य भाजक सहित वलय। ये कहलाएगी सहित, जबकि ये वाली वलय कहलाएगी शून्य भाजक रहित। और कोई भी वलय एक साथ दोनों नहीं हो सकती, या तो वलय शून्य भाजक सहित ही होगी या फिर शून्य भाजक रहित ही होगी, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं ऐसा संभव है और यहाँ बोल रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास हैं, और जब बिल्कुल विरोधाभास हैं तो एक साथ दोनों प्रतिबंध किसी भी वलय में कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? एक साथ दोनों कंडीशन कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती कि वलय शून्य भाजक सहित भी हो और रहित भी हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास है एक दूसरे का। अगर ऐसा संभव है तो हम सहित बोलेंगे, और ऐसा संभव नहीं है तो हम रहित बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? और एक बात और मैं आपको बता दूं कि सहित जनरली आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? सहित के जितने भी उदाहरण होंगे या शून्य भाजक सहित वलय जो भी होगी, उसमें आपके पास हमेशा गुणन मॉड्यूल संक्रिया होगी। बिना मॉड्यूल संक्रिया के शेषफल कभी भी 0 नहीं आ सकता। गुणनफल बिना मॉड्यूल के 2 का गुणा कभी भी 0 नहीं आ सकता, बिना दोनों के 0 हुए। ठीक है, तो जब हम सहित की बात करेंगे, संक्रिया मॉड्यूल की ही होगी, तभी पॉसिबल है कि दोनों के 0 हुए बिना दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए। और ऐसा नहीं होगा तो हमारी वलय कहलाएगी शून्य भाजक रहित वलय। बताइए, आया समझ में सहित और रहित? तो हम आगे बढ़े। 4 प्रकार हो चुके हैं, शून्य भाजक सहित और शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय तत्समकी वलय। क्लियर है? एक ऐसी वलय जिसके अंदर 2 एलिमेंट 0 हुए बिना गुणनफल को 0 कर दे तो सहित, और नहीं कर पाए तो रहित।
पांचवा प्रकार हम पढ़ते हैं पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन, जो आपके चैप्टर के अंदर भी था नाम पूर्णांकीय प्रांत। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में यही बताया कि वलय के प्रकार के अंतर्गत आता है पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र। वलय से ही हम पूर्णांकीय प्रांत बनाएंगे और वलय से ही क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम था वलय, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र। तो हमने वलय पढ़ लिया और उस वलय से पूर्णांकीय प्रांत तक पहुंच गए। अब पूर्णांकीय प्रांत कौन सी वलय होगी? तो पूर्णांकीय प्रांत कौन सी वलय होगी, एक शॉर्ट लाइन में मैं इसको लिख देती हूँ, देखिएगा जरा। इकाई सहित शून्य रहित, इकाई सहित शून्य रहित क्रम विनिमय वलय। पूर्णांकीय प्रांत हम कौन सी वलय को कहेंगे? पूर्णांकीय प्रांत हम उस वलय को कहेंगे जो वलय इकाई सहित हो, शून्य भाजक रहित हो और क्रम विनिमय हो। आगे बात समझ में, इकाई सहित हो, इकाई सहित मतलब इकाई अवयव विद्यमान हो। इकाई अवयव विद्यमान तब होगा जब गुणन तत्समक होगा। तो देखिए, पूर्णांकीय प्रांत बनाने के लिए आपको कितने नियम संतुष्ट कराने पड़े? वलय, उसके बाद क्रम विनिमय वलय, उसके बाद तत्समक वलय और उसके बाद शून्य भाजक सहित वलय। कितने नियम हो गए पूर्णांकीय प्रांत के लिए? जल्दी से बताइए। अगर हमें किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को पूर्णांकीय प्रांत संतुष्ट करना है तो कितने नियम संतुष्ट करके दिखाने होंगे? कितने नियम दिखाने होंगे? यस, 9 नियम दिखाने होंगे पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए। और नियम आपको याद होंगे तो सिद्ध करना बेहद आसान होगा, क्योंकि नियम तो पुराने ही हैं, क्रम विनिमय का, तत्समक का। एक ही नया है, शून्य भाजक रहित। तो एक नया है और वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ छोटा सा ही नियम है। तो सारे नियम पुराने हैं। तत्समक का नियम, प्रतिलोम का नियम, क्रम विनिमय का नियम, सहचार्यता का नियम, बंटन का नियम, सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए हमें 9 नियम संतुष्ट कराने पड़ेंगे। और 9 नियम कौन से हैं? 6 नियम वलय के, 7वां तत्समक का नियम, 8वां क्रम विनिमय का नियम और 9वां शून्य भाजक रहित का नियम। तो ये शॉर्ट में याद रखने का तरीका है, इकाई सहित शून्य रहित। इकाई सहित, एक तो सहित हो और दूसरा रहित हो, और सहित इकाई हो यानी तत्समक की वलय हो। इकाई सहित शून्य रहित क्रम विनिमय वलय, 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इकाई सहित शून्य रहित क्रम विनिमय, इकाई सहित शून्य रहित क्रम विनिमय। डेफिनेशन कितनी सी ही याद रखिए, इकाई सहित शून्य रहित क्रम विनिमय वलय को हम पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। वलय को हम पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। आगे बात समझ में, किसे कहेंगे पूर्णांकीय प्रांत? वलय को ही कहेंगे एग्जैक्टली। लेकिन वलय खुद वलय होने के बाद 3 नियम और संतुष्ट करेगी तो पूर्णांकीय प्रांत बनेगी। ठीक है, सुनिएगा गौर से। किसी वलय को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें कितने नियम संतुष्ट कराने पड़ेंगे? बताइए। किसी वलय को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें कितने नियम संतुष्ट कराने पड़ेंगे? सिर्फ नंबर पूछ रही हूँ, कितने नियम बताइए। किसी भी वलय को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें यस एग्जैक्टली 3 नियम दिखाने पड़ेंगे। जब भी आप क्वेश्चन थ्योरम पढ़ेंगे सबसे पहले ये पढ़ेंगे क्या दे रखा है। ठीक है, ऑब्वियसली जो प्रूफ कराएगा वो अपने आप में स्पष्ट होगा। सिद्ध कीजिए पूर्णांकीय प्रांत है, तो ये नहीं कि सिद्ध कीजिए पूर्णांकीय प्रांत देख लिया और पागलों की तरह 9 नियम सिद्ध करने बैठ गए। अरे पूर्णांकीय प्रांत तो सिद्ध करना है, लेकिन किसको करना है ये देखिए। स्ट्रक्चर को करना है तो 9 नियम है, वलय को करना है तो 3 नियम है, तत्समक की वलय को करना है तो 2 नियम है।
तो किससे प्रूफ करना है पूर्णांकीय प्रांत, ये भी पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से हम बचे हुए नियम दिखाएंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को खाली बीजीय पद्धति दे रखी है और पूर्णांकीय प्रांत पूछा गया है तो आप सारे नियम दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जहां हमने पूर्णांकीय प्रांत पढ़ दिया और हम 9 नियम संतुष्ट करने बैठ गए। ठीक है, चाहे हमें पहले ही 6-7 नियम दे रखे हैं प्रूफ, हमें 2-3 ही करने थे लेकिन हमने नहीं पढ़ा ढंग से, तो हमने 6 के 6 तो वलय के कर दिए और 3 इसके 9 नियम कर दिए। ऐसा नहीं, ढंग से पढ़कर फिर हम करेंगे प्रूफ नियम। तो आगे बात समझ में, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो 9 नियम, रिंग को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो 3 नियम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए क्षेत्र के लिए शॉर्ट तरीका याद करा देती हूँ आपको। क्षेत्र हम उसे कहेंगे जहां पहली संक्रिया आवेली ग्रुप, स्ट्रक्चर से सीधा स्ट्रक्चर से बता रही हूँ, सीधा स्ट्रक्चर से बता रही हूँ, वलय से नहीं। वलय को क्षेत्र कहने के लिए वलय में 3 नियम और दिखाने हैं। 3 नियम कौन से दिखाने हैं पहले वो सुन लो, फिर शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे। वलय को क्षेत्र बनाने के लिए हमें 3 नियम दिखाने हैं। कौन से? पहला नियम क्रम विनिमय का, दूसरा नियम तत्समक का और तीसरा नियम अशून्य अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम का नियम देखिए, क्रम विनिमय का नियम, तत्समक का नियम और तीसरा प्रतिलोम का नियम। ठीक है, अब फिर से बात आ रही है प्रतिलोम कौन सी संक्रिया के लिए? ऑब्वियसली गुणन के लिए, क्योंकि प्लस के लिए आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो प्लस के लिए तत्समक, प्लस के सॉरी गुणा के लिए तत्समक, गुणा के लिए प्रतिलोम और गुणा के लिए क्रम विनिमय। कितने नियम हो गए? 3 नियम हो गए। ठीक है, अब मैंने एक शब्द और बोला था गुणन प्रतिलोम से पहले, अशून्य अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम बोला था। ऐसा क्यों बोला? क्या सबका प्रतिलोम नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही बोला जाएगा और देखा भी ऐसा जाएगा। देखिए दोनों ऑपरेशन एक साथ हैं, प्लस और डॉट। तो जहां आप वलय बोल रहे हैं वहां वलय बोलते ही प्लस का तत्समक 0 हमेशा आर के अंदर होगा। वलय तो है ही, और वलय है तो 0 तो आर के अंदर है ही। और जब आप क्षेत्र प्रूफ करेंगे तो आपको इस संक्रिया के लिए भी प्रतिलोम दिखाना पड़ेगा, और गुणन प्रतिलोम इनवर्स लेके निकाला जाता है। तो 0 का प्रतिलोम आपको कभी नहीं मिलेगा, और 0 का प्रतिलोम 1/0 आपको किसी भी समुच्चय के अंदर बिलोंग्स टू नहीं मिलेगा, चाहे आर हो, चाहे जेड हो, चाहे सी हो, चाहे कोई सा भी समुच्चय। जब आप वलय बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, तो प्लस का तत्समक 0 आर के अंदर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है 0 नहीं होगा, किसी में, सब में होगा, क्योंकि सब आप जब वलय प्रूफ कर देंगे तो पहली संक्रिया का तत्समक है और है। अब हम दूसरी संक्रिया पर जा रहे हैं। क्षेत्र होने के लिए गुणन संक्रिया का प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। और कौन सा प्रतिलोम? गुणात्मक प्रतिलोम। प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए क्षेत्र होने के लिए। तो अब देखिए 0 तो आर में है, 0 के अलावा बाकी सबका प्रतिलोम मिल जाएगा, लेकिन 0 का प्रतिलोम 1/0 कभी भी आपको समुच्चय में नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी वलय क्षेत्र नहीं होगी, क्योंकि 0 तो हमेशा ही होगा। जब वलय बोल रहे हो तो 0 तो हमेशा ही होगा, और इसका तत्समक, इस संक्रिया का तत्समक इस संक्रिया के लिए प्रतिलोम का नियम कभी भी पूरा नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या? कोई सी भी वलय क्षेत्र नहीं होगी, तो फिर इस हिसाब से तो कोई सी भी वलय क्षेत्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन वलय क्षेत्र तब बनती है जब हम इस संक्रिया के प्रतिलोम के लिए इस संक्रिया का तत्समक वलय में से निकाल देते हैं। मतलब हमने क्या बोला? अशून्य अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। जो 0 नहीं है
उन सब का प्रतिलोम होना चाहिए। उन सब में कोई छूट नहीं है, सिर्फ एक किसकी छूट होगी, जीरो की। तो हम प्रतिलोम की बात करेंगे और आपको जीरो के अलावा अगर सबका प्रतिलोम मिलता है तो फिर वो वलय क्षेत्र बनती है। आ रही है बात समझ में? जीरो के अलावा बाकी सबका गुणात्मक प्रतिलोम अगर विद्यमान है तो उस वलय को हम क्षेत्र कहते हैं। इन दोनों नियमों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक ही नियम है प्रतिलोम का नियम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स से निकलता है, इसीलिए वहां विशेष तौर पे ध्यान रखना है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर जीरो तब होगा जब जीरो आर में विद्यमान होगा, तो ही तो उसका प्रतिलोम 1/0 बोलोगे। और जीरो हमेशा आर में होगा क्योंकि आर वलय है। तो वलय को क्षेत्र बनाने के लिए आपको पहली संक्रिया का तत्समक छोड़कर बाकी सब के लिए प्रतिलोम देखना है। आगे बात समझ में? तो वलय के बाद तीन नियम कौन से हुए? वलय के बाद तीन नियम गुणा के लिए हैं, तीनों नियम गुणा के लिए हैं, क्रम विनिमय का, दशमक का और प्रतिलोम का। लेकिन प्रतिलोम है शून्य का। ठीक है, बताइए क्षेत्र के नियम आए समझ में? तीन नियम कौन से हैं? वलय के अलावा गुणन संक्रिया, क्रम विनिमय, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम और गुणन संक्रिया का दशमक अवयव। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। शॉर्ट ट्रिक देखिए, आर प्लस आबेली आर नॉट डॉट आबेली। आर नॉट का मतलब क्या है? आर नॉट का मतलब होता है जीरो के अलावा। आर नॉट का मतलब होता है आर में से जीरो निकाल दिया। ठीक है, आर नॉट में से जीरो निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर की दोनों संक्रियाएं, स्ट्रक्चर की दोनों संक्रियाएं आबेली ग्रुप होनी चाहिए। स्ट्रक्चर की दोनों संक्रियाएं आबेली ग्रुप होनी चाहिए। कितने नियम हो गए बताइए? स्ट्रक्चर की दोनों संक्रियाएं आबेली ग्रुप होनी चाहिए, कितने नियम हो गए? ये लिखते ही स्ट्रक्चर की दोनों संक्रियाएं आबेली ग्रुप होनी चाहिए। नियम बताइए जल्दी से, कितने नियम हो गए? अरे भाई, स्ट्रक्चर की दोनों संक्रियाएं अलग अलग है, आबेली ग्रुप को पूरा कर रही हैं। चार कैसे हुए? 4 + 4 8 नहीं हुए क्या? 4 नियम तो प्लस संक्रिया पूरी करेगी और 4 नियम डॉट संक्रिया पूरी करेगी। 8 नियम हो गए और मैंने 9 नियम बताए थे। कौन सा बच गया? एक नियम। एक नियम बचा गुणा की योग पर बंटनशीलता, R6 बचा। ठीक है, मैं वलय से नहीं, मैं स्ट्रक्चर से बता रही हूँ। वलय से बता चुकी हूँ कौन से नियम है। वलय से 3 नियम बता दिए, अब स्ट्रक्चर से बता रही हूँ। डायरेक्ट स्ट्रक्चर से क्षेत्र, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से क्षेत्र। स्ट्रक्चर से क्षेत्र कैसे बनाएंगे? प्लस संक्रिया भी आबेली, डॉट संक्रिया भी आबेली, 4 और 4 8 और गुणा की योग पर बंटनशीलता हो गया नवा नियम। तब हम स्ट्रक्चर को कहेंगे क्षेत्र। ठीक है, स्ट्रक्चर को कहेंगे क्षेत्र और वलय को क्षेत्र कहने के लिए गुणन का दशमक, गुणन का प्रतिलोम और गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होनी चाहिए। ये प्लस प्रतिलोम का नियम। ठीक है, तब हम स्ट्रक्चर को कहते हैं क्षेत्र। आगे समझ में क्षेत्र क्या होगा? फिर से कोई चीज, स्ट्रक्चर को क्षेत्र बनाओगे तो 9 नियम दिखाओगे ये वाले, और वलय को क्षेत्र बनाओगे तो 3 नियम दिखाओगे। वलय को क्षेत्र बनाओगे तो 3 नियम छांटने हैं। कौन कौन से दिखाने हैं? देखिए, वलय को क्षेत्र बनाना है तो ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, और इसमें सहचारता नहीं दिखाना। ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना और ये नहीं दिखाना। वलय को बना रहे हैं, ठीक है ना? वलय को बना रहे हैं तो R प्लस आबेली नहीं दिखाना, गुणा पर योग की बंटनशीलता नहीं दिखानी और गुणन संक्रिया सहचारी नहीं दिखानी। तो फिर आबेली ग्रुप के कौन से 3 नियम बचे? सेकंड में बचे गुणन का दशमक,
गुणन का प्रतिलोम और गुणन संक्रिया क्रम विनिमय, और वही 3 और दिखा देंगे तो बन जाएगा क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से एक बात का जवाब दे दीजिए, पूर्णांकीय प्रांत को क्षेत्र बनाने के लिए कितने नियम दिखाने हैं? पूर्णांकीय प्रांत को क्षेत्र बनाने के लिए कितने नियम दिखाने होंगे? जल्दी से बताइए। पूर्णांकीय प्रांत को क्षेत्र सिद्ध करना है तो कितने नियम संतुष्ट करके दिखाने हैं? यस, एग्जैक्टली एक दिखाना है। देखिए, इकाई सहित इसमें आ जाएगा और क्रम विनिमय इसमें आ जाएगा। ठीक है, इकाई सहित क्रम विनिमय और वलय, वलय के 6, इकाई 7 और क्रम विनिमय 8, ये 8 नियम पहले ही संतुष्ट है अगर पूर्णांकीय प्रांत है, और आपको पूर्णांकीय प्रांत से क्षेत्र बनाना है तो 8 नियम तो पहले ही संतुष्ट है, सिर्फ हमें एक नियम दिखाना है, और वो एक नियम कौन सा है? और वो एक नियम है अशून्य अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें प्रतिलोम अलग है और इसमें शून्य भाजक रहित अलग है। बाकी इसके 8 नियम और इसके 8 नियम बिल्कुल बराबर हैं। पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र में 8 नियम एक जैसे होते हैं, एक ही नियम के अंतर की वजह से इसे हम पूर्णांकीय प्रांत कहेंगे और यहाँ स्ट्रक्चर क्षेत्र कहलाएगी। क्षेत्र होने के लिए वो नवा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, और पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए नवा नियम है शून्य भाजक रहित का नियम। ठीक है, डिफरेंस को मेंटेन करके चलेंगे, डिफरेंस पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, थ्योरम्स कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता होती है ये पता होना कि दिया क्या गया है और हमें सिद्ध क्या करना है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होता हम किस डायरेक्शन में काम करें ये भी नहीं समझ में आता। तो आज हमने वलय देखा और वलय के कुछ प्रकार देखे। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? जल्दी से बताइए, वलय देखे और वलय के प्रकार देखे कि वलय कब कहेंगे स्ट्रक्चर को, और फिर उससे हमने उसके प्रकारों को पढ़ा और प्रकारों को हमने एक स्ट्रक्चर बना के ये जो पढ़ा, इससे शायद क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप इन सबको लिखिएगा, कहूंगी मैं, और इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसे भी उतारना चाहते हैं तो उतारिएगा।